प्रस्तुत है आपके सामने नाटक हाँ मैं सावित्रीबाई फुले। लेखन और निर्देशन सुषमा देशपांडे। कलाकार शुभांगी भुजबळ, शिल्पा साने। नाटक का कालावधि करीब 1.5 घंटा। प्रस्तुत कर रहे आपके सामने नाटक सुषमा देशपांडे लिखित निर्देशित हाँ मैं सावित्रीबाई फुले। नमस्ते, मैं शुभांगी। मैं आज आप सबसे बात करने आई हूँ सावित्री बनके। नमस्ते, मैं शिल्पा। मैं भी आज आपसे बात करने ही आई हूँ सावित्री बनके। वैसे तो मेरी भाषा हिंदी नहीं है, शायद मैं अच्छी तरह से हिंदी में बात भी नहीं कर सकती, फिर भी आप लोगों से बातें करने को बहुत मन कर रहा है। हमारा जमाना तो बीत गया, लेकिन आज भी आप लोग उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं ऐसा लगता है। हमने क्या किया, हम कैसे जिए, ये सब आपको बताने का बड़ा मन कर रहा है। अब हमने बहुत कुछ किया, ऐसे कहना तो नहीं मेरा। अरे मैं तो क्या उनकी पत्नी बनी और उनके काम के साथ कैसे कब जुड़ गई यही नहीं पता चला। मतलब उनका काम मेरा अपना काम कब हुआ ये भी नहीं समझ सकी। अब देखिए ना, मेरा जन्म हुआ नायगांव में। नायगांव जी महाराष्ट्र में सातारा नाम का जिला है, उसमें खंडाला नाम की तहसील है। उस खंडाला में से एक छोटा सा गांव। गिने चुने लोग तो गांव में रहते थे, लेकिन तब इंसान इंसान को पहचानता था। और मेरे पिताजी थे गांव के बड़े मुखिया और मैं थी उनकी बड़ी लाडली बेटी। मेरी तो शान ही कुछ और थी। मैं खेतों में जी भर कर दौड़ती थी, कूदती थी। दौड़ते दौड़ते पैर में कांटा भी चुभ जाए तो क्या, मैं तो अपनी मस्ती में ही घूमना पसंद करती थी। 4 साल की हुई तभी से माँ पीछे पड़ने लगी। रोटी पकाना सीखो, अब तो तू बड़ी हो गई है। लेकिन मेरा ध्यान तब रोटी के लिए आटा गूंथने की बजाय मिट्टी में पानी डालकर कीचड़ करने की तरफ ही था। माँ बहुत डांटती, हाथ में डंडा लेकर पीछे पड़ती। अब शादी करनी है तेरी और तू है कि? और मैं पिताजी के पीछे छुप जाती। इमली के पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ना हो या जामुन जैसे नाजुक पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ना हो, ऐसे कामों में मैं हमेशा ही आगे होती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं जामुन के पेड़ पर चढ़ी तो पाँव के नीचे की डाली टूट गई। मैंने ऊपर वाली डाली पकड़ तो ली, लेकिन घाघरे में जो जामुन थे वो गिरने लगे। अब घाघरा पकड़ूं या खुद को संभालूं, मैं तो पूरी उलझन में पड़ गई और चिल्लाने लगी, माँ मेरे जामुन, माँ पे गिर गई, माँ डाली टूट गई, माँ। मेरा शोर सुनकर माँ तो गई, साथ में उसने पिताजी को भी बुलाया। गुण देखे अपनी लाडली के, कहते हुए मेरी लटकती हुई मूर्त दिखाई। पिताजी तो हंसते रह गए। उन्होंने मुझे नीचे उतारा, लेकिन माँ बड़बड़ करने लगी, बहुत बड़बड़ करने लगी। अच्छी शादी करनी है उसकी, कहीं गिर गिर जाती, हड्डी वड्डी टूट जाती तो कौन करता है इसके साथ शादी? अरे लड़की जाती तू ये भी भूल जाती है क्या? वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन एक जामुन तो खा ले तू। ऐसा मैंने माँ को कहा और भाग गई वहाँ से। पर तब तक पिताजी ने मेरी शादी करने का इरादा पक्का कर लिया था और पुणे के गोविंदराव जी फुले के बेटे के साथ मेरी शादी तय कर दी। अब मुझे क्या पता वो शेठ जी है कैसे। मैं सोचने लगी उनको इमली के पेड़ पर चढ़ना आता होगा कि नहीं, वो कुएं में तैरना जानते होंगे कि नहीं, उनको रात को तारे गिनना पसंद होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना था वो पढ़ते लिखते थे, पाठशाला जाते थे। पर कुछ भी कहो, शादी करने के विचार से मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी। हाँ, माँ बाबा को छोड़कर ससुराल जाने के विचार से मैं थोड़ी उदास हो जाती थी, पर मन ही मन में बड़ी खुश हो गई थी। पंख पसरे मोर की तरह मेरा मन डोलने लगा था। अब मैं पूना यानी कि शहर जाऊंगी, टांगे में बैठूंगी, घर में सही सही लेकिन कुछ तो देख पाऊंगी। हाँ, पर उस जमाने में औरतों को घर के बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। रावण की सीता माई ने उसको भगा ले गया, ये बात तो मैंने बार बार कानों से सुनी थी। औरत होने के नाते कैसे? अपना घर भला, घर का चूल्हा भला, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी भली, लकड़ी को फूकने के लिए हाथ में फूकनी भली और फूकने से फूकने वाला अपना जी भला। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करो और बस। अजी आपकी बेटी पहली या दूसरी कक्षा में जाती है तो आप लोग तो बड़े खुश होते हो,
तब तक हम जाते थे ससुराल अपने पति के घर। आज मेरी नहीं, हमारी शादी में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। मुझे घाघरे की बजाय साड़ी पहनाकर बिठाया गया था। चेहरे पर मैं जैसे महारानी, ऐसे रौनक आ गई थी। सर पर मुकुट, गले में हार, मानो कि कोई देवी बिठाई गई हो। मैं चुप चुप के शेर जी का सवाल देख रही थी। सच में तो मुझे उन पर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने सुना था वो बड़े होशियार थे, लेकिन बड़े बुद्धू लग रहे थे, जैसे कि मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। उतने में साड़ी में घुसा एक कीड़ा जोर से काटा ना उसने। कीड़े ने काटा। मेरा तो तमाशा चालू हो गया, साड़ी भी खुलने लगी। उतने में माँ आगे आई और मुझे डांटने लगी। साबे, अरे तू लड़कियों का साड़ी भी नहीं संभाल सकती। लेकिन माँ कीड़ा जोर से काट रहा है। कीड़े ने काटा तो चुपचाप अंदर जाओ, निकाल दे कीड़ा। यहाँ ससुराल वालों के सामने तमाशा मत कर। अरे बाप दादा की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर। लड़की है तू, थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा तमाशा तो चालू ही था। उतने में मेरे वो शेठ जी आगे आए और माँ को कहने लगे, उसे डांटिए मत। अरे लड़की हुई तो क्या, कीड़ा तो उसको भी काटता ही है ना। जाइए अंदर जाके देखिए क्या काट रहा है। साड़ी पीछे मैं आगे, साड़ी पीछे मैं आगे। मैं अंदर गई, कीड़ा निकाला, पर शेठ जी की बातों से मेरा मन भर आया। मेरे पति परमेश्वर। शादी के बाद ससुराल मुझे कभी पराया घर नहीं लगा। एक तो ससुराल ही तेरा अपना घर है, ये बात तो मैंने बार बार सुनी थी। और ससुर जी बहुत अच्छे थे, बड़े प्यार से बुलाकर काम बताते थे। हमारे शेठ जी हमेशा ही पाठशाला में अपनी बड़ी बड़ी किताबों में मशगूल रहते थे। स्कूल में मास्टर जी के बड़े ही लाडले थे। हाँ, भला क्यों ना हो, हमेशा लिखना पढ़ना। कभी मैं कहूँ मेरे साथ खेलो तो हंसते हंसते अभी वक्त नहीं है ऐसे दिखाते थे। शेठ जी के यहाँ? हाँ, मुझे उन्हें शेठ जी कहना बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा ही अच्छा लगता था। शेठ जी यानी कैसा? दिमागदार, रूपदार इंसान लगता है। शेठ जी के यहाँ उनके बहुत सारे दोस्त आते थे। सदाशिव बल्लड़ गोवंडे, मोरो विठल वालवेकर, सखाराम परांजपे। वो एक साथ मिलकर बैठते थे और बातें करते थे, किताबें पढ़ते थे। उनके दोस्त सब जाति धर्म के थे। तुम्हारे धर्म में क्या होता है, हमारे धर्म में क्या होता है, ऐसी बातें चलती रहती थी। उन्हीं की बातों से मुझे पता चला कि ससुर जी ने शेठ जी को पाठशाला से निकालकर घर में भी बिठाया था। हाँ, पर आगे जाकर गफा के मुंशी और लेकिन साहब ने समझाया, इसलिए पाठशाला फिर से शुरू भी हो गई। शादी हो गई है और पाठशाला जाते हैं। मैं बड़ा होशियार, ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ, वो बड़े होशियार, पर अपनी अनपढ़ पत्नी की तरफ जरा ध्यान दोगे कि नहीं? ये सारी बातें चलती थी गजागों के साथ, नहीं तो फिर ठीकरी के साथ। एक तो दिन भर पाठशाला, जब घर में होते थे तब ये पढ़ना वो पढ़ना, नहीं तो लहू जी बुआ मांग के यहाँ दान पट्टा, ढाल तलवार, कसरत सीखना। एक दिन तो मैंने पूछ लिया, दिन भर पाठशाला और बाकी के वक्त ये कसरत, यहाँ हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। तो शेठ जी बुजुर्गों की तरह कहने लगे, हाँ, अगर दिमाग के साथ साथ शरीर भी तंदुरुस्त हो तो काम और अच्छे से कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ खेलना यह आपका काम नहीं है क्या? ऐसा मैं पूछ ही नहीं थी और तभी वहाँ ससुर जी आ गए और मैं तो पूरी हड़बड़ाई गई। अब ससुर जी के सामने शेठ जी के साथ कैसे बात करूं? हाँ, वैसे तो मैं अपने काम में मगन थी, खाना बनाती थी, पानी भरती थी, घर की साफ सफाई करती थी। फिर भी शेठ जी मुझसे बातें किया करे, ऐसा मुझे लगता था। और कुछ पूछूं तो वो सिर्फ हंसते थे, लेकिन मैं कभी रूठती नहीं थी उनसे। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, सारी किताबें निकाली थी। अब घर की साफ सफाई तो करनी चाहिए ना। उतने में शेठ जी आए वहाँ। अरे मेरी सारी किताबें क्यों निकाली तुमने? क्यों, घर की साफ सफाई नहीं करनी क्या? देख, जो किताबें मैं पढ़ रहा था उसका पन्ना खो गया ना। लो आपका पन्ना। कौन सा था पन्ना? अब मैं क्या जानूं कौन सा था पन्ना, लेकिन है क्या इतना इन किताबों में? अरे ये सब चरित्र है। हाँ, अब ये देख, ये शिवाजी महाराज का चरित्र, हाँ, ये उनकी तस्वीर, हाँ? और ये वॉशिंगटन का चरित्र है, ये उनकी तस्वीर। किसकी? ये शिवाजी तो अपना था। हाँ,
लेकिन ये दूसरा कोई परदेसी लगता है। परदेसी हो या कोई अपना घर का, अगर उसने काम किया हुआ अच्छा, तो उसने अपना जीवन कैसे बिताया, उसका बर्ताव कैसा था, उसके विचार क्या थे, ये सब पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़कर आप ये सब जान जाते हैं? जानने की कोशिश करता हूँ। अब यही देख, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की किताब है। इसमें इंसान के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, सबके बारे में अच्छे से लिखा है। आप पढ़ना लिखना जानते हैं? हाँ। तो क्या आप भी लिखेंगे ऐसी किताबें? हाँ, लिखूंगा। और आपने लिखी तो क्या मुझे पढ़कर सुनाएंगे? मैंने तो यूं ही पूछ लिया। किताबों की बातें निकली तो शेठ जी मुझसे बातें कर ही रहे थे, सोचा क्यों ना इसी बहाने उनसे बातें करती बैठूं। शेठ जी, हाँ, उनकी बात जबान पर आ गई। अरे पर कहा क्या तूने, ये तो बता। वो हाँ, मैं देख, तो ये मैं रोज पढ़कर सुनाऊंगा। सच्ची पढ़ेंगे हर रोज? हाँ, पर पहले ये तो बता कि तूने कहा क्या। वो मैं हाँ, क्या? मैं आपको शेठ जी कहती हूँ मतलब उन्हीं में कहती हूँ। वो हंसने लगे। आप गुस्सा नहीं हुए? नहीं हुए ना? नाराज? नहीं, बड़ा अच्छा लगा ना। फिर अब रोज पढ़कर सुनाएंगे? हाँ। शेठ जी ने हाँ कहा और वैसे तो मैं शांति ऊपर से, पर मन ही मन में बड़ी खुश हो गई थी। इस कमरे से उस कमरे में, इस दरवाजे से उस दरवाजे की तरफ झूमू नाचू ऐसे लग रहा था। शेठ जी रोज मुझे पढ़कर सुनाते थे, पढ़ते पढ़ते अपने अनुभव बताते थे। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में जो फर्क है, क्रिस्ती धर्म इंसान के बारे में क्या सोचता है, जात पात मान लेने से कैसे बखेड़े खड़े हो जाते हैं, हम औरत को उसके हक कैसे नकारते हैं, क्या क्या पढ़ते थे, बहुत कुछ सुनाते थे। मैं तो मेरे पंचप्राण कानों में लाकर सुनती थी। कहाँ से सीखा इन्होंने ये सब? मेरा पति बड़ा ही गुणवान है। एक दिन पड़ोस वाली चंद्राक्का ने पूछ ही लिया, ये क्या चल रहा है रोज दोपहर में शाम में? क्या वो पढ़ते और मैं सुनती हूँ। पढ़कर क्या रोटी पकाना सीखोगी या सब्जी में नमक डालना सीखोगी? अब वही पढ़कर सुनाते तो क्यों न सुनूं? हाँ, बच्चे हो जाएंगे ना तो बंद हो जाएगा ये सब। बच्चे हो जाएंगे तो देखा जाएगा, तब तक तो सुनूंगी। मैंने भी कह डाला, मेरे और मेरे पति की दुनिया कैसे, वो पढ़ते मैं सुनती हूँ, वो पढ़ते मैं सुनती हूँ, इसी में समा गई थी। अरे कौन से पति को अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाना अच्छा लगता है? मेरे पति को लगता है। तो हमारी दुनिया अपनी हमारी है। अब ससुर जी कुछ नहीं बोलते हैं तो बाकी लोगों को क्यों ही पूछताछ? हाँ, और पूछताछ करके फायदा ही क्या है? वो तो पढ़ना बंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं सुनना बंद नहीं करूंगी। तो उतने ही तो साथ होते हैं वो मेरे। सावित्री, हाँ, दिन गुजर रहे थे। एक दिन शेठ जी उनके किसी ब्राह्मण मित्र के शादी में गए थे और घर लौटे वही संतप्त होकर। समझते क्या है ये लोग अपने आप को? क्या हुआ? एक तरफ शादी की धूमधाम, बारात निकली है और ये ब्राह्मण बड़बड़ करने लगे। ये यानी कि मैं उनके साथ कैसे चल रहा हूँ? एक ब्राह्मण तो आगे आकर बोलने लगा, ब्राह्मणों के साथ चलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? शूद्र जाति के तुम, तुम्हें जाति पाति के बंधन नहीं है? अरे बंधन ठुकरा रहा है, हमारी बराबरी करता है। अरे समझता क्या है तू अपने आप को? 4 किताबें क्या पढ़ ली तो क्या जात बदल गई तेरी? हाँ, अरे अंग्रेजों का जमाना आया तो कुछ भी करने की मुभा मिल गई तुम लोगों को। चल हट यहाँ से, ऐसे कहा उसने बीच रास्ते में। पर आपने क्या कहा? क्या कहता? तुम्हें बता था ना मेरे जात पात के बारे में। पर आपने उन लोगों को समझाया क्यों नहीं? अरे क्या समझा था? वो बहुत गुस्सा हुए। तभी दरवाजे के पीछे से ससुर जी आगे आए, कहने लगे, ज्योति, हम शूद्र जाति के हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते आबा? जो सच है वो मान लो बेटे। धर्म की बात हो या सामाजिक बात, वो हमेशा हमसे ऊपर ही रहेंगे। अरे तुम्हें कोई दंड न देते हुए ही वहां से हकाल दिया, यही उनका एहसान है हम पर। किसका एहसान? किसने किया? किसके ऊपर? अरे अगर पेशवाई के जमाने में ये बात होती ना तो तुम्हें विद्रोही ठहराकर दंड ही दिया जाता। चल जाता, सह लेता मैं दंड, पर कुछ भी नहीं सुनूंगा। या कोई भी आएगा और हमें कुछ भी बोलेगा तो कैसा सुनना पड़ेगा? अरे हमें अपना स्वाभिमान है कि नहीं? हम भी तो इंसान ही आखिर। बहुत गुस्सा हुए। ससुर जी चुपचाप वहां से चले गए।
गुस्से से कांप रहे हैं। शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ सावित्री? बाहर वालों ने लथाड़ा तो आप अभी मुझे ही समझा रहे हैं। ससुर जी आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होगा नहीं सहूंगा तो? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही चली जाएगी ना। अजी अजी ऐसा मत करिए। नहीं, बोल सावित्री, मैं नहीं सहूंगा ये सब, पर सच्चाई के लिए, अन्याय के विरोध में तुम तो कम से कम मेरा साथ दोगी ना? हाँ हाँ जरूर दूंगी। मैं आपकी पत्नी जो हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मेरा साथ मांगा, मुझ जैसी अनपढ़ अनाड़ी औरत का। मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन उस रात उनको आंखों में बसाकर मैं बस धन्य धन्य हो गई। उन्होंने मेरा साथ मांगा, कितना सम्मानित किया उन्होंने मुझे। शेठ जी मैं सिर्फ आपकी की हूँ, ऐसा बार बार उनको कहने को बड़ा मन कर रहा था। उस दिन के बाद शेठ जी सचमुच शांत नहीं बैठे। उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। कबीर जी के दोहे, संत शिरोमणि, तुकाराम जी की गाथा, भागवत धर्म के ग्रंथ, मार्टिन लूथर का चरित्र, प्रोफेसर विल्सन, सर विलियम जोन्स ने हिंदू धर्म के ऊपर क्या लिखा है, इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध, बसवेश्वर, तीर्थंकर, इन धर्म सुधारकों का अभ्यास भी हुआ। रोज पढ़ते थे, जो पढ़ा वो मुझे बताते थे, अपने मित्रों के साथ उस पर चर्चा करते थे। एक दिन तो मैंने पूछ ही लिया, क्या मिला इतना सब पढ़कर? अरे, हिंदू धर्म में बहुत अन्याय और अनीति छा गई है, इस वजह से हिंदू धर्म का विकृत स्वरूप दिख रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हिंदू धर्म का शुद्ध स्वरूप था। अब हिंदू धर्म में ज्यादा दिखावे, अंदर रीति रिवाज घुस गए। इन सबको जड़ से उखाड़ना ही होगा। कौन? आप करेंगे ये काम? हाँ, करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अरे, हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। वो ईश्वर सब पर समान प्रेम करता है। आप मुझ पर करते हैं वैसे? हाँ, वैसे। ये जात पात का बखेड़ा ब्राह्मणों ने मचाया है। लेकिन उनका तो वही चालू, ये ऊंच वो नीच, इससे छुआछूत फैल गया है। बहुजन समाज को विद्याजल से दूर रखा। क्यों? क्योंकि खुद का वर्चस्व रहना चाहिए। स्वार्थी कहेंगे, जनता सीखेगी तो अक्लमंद नहीं बनेगी। अपने स्वार्थ के लिए जनता का, धर्म का, सबका नुकसान किया इन्होंने ये सब, और इसी वजह से अंग्रेज यहाँ घुस सके। तो इस सब पर एक ही उपाय है, नीच समझी गई जनता को शिक्षित करना। अरे, भेदभाव मिटाने का यही एक उपाय है। तो बस अब यही तय हुआ, दिन दुखियारों को सिखाना। हाँ हाँ, मतलब आप सिखाइए, मैं देखूंगी, उनके लिए खाना बनाऊंगी। पर शेठ जी तो अपने ही विचारों में मगन थे, जैसे कि मैं वहां हूँ ही नहीं। उनके सामने तो बस एक ही ध्येय था, सिखाना सिखाना और बस सिखाना। 2-4 दिन हुए और शेठ जी नगर चले गए। नगर में तब सदाशिव गोवंडे जी रहते थे। शिक्षा का प्रचार, ये एक ही ध्येय उनके मन में था। गोवंडे जी इन्हें लेकर किसी क्रिस्ती पाठशाला में गए। वहाँ कोई फरार नाम की मैम सिखाती थी। यस, ये गए पूछने क्या क्या सिखाने का, कैसे सिखाने का। तो मैम साहब बोलने लगी, स्ट्रिंग घर का सेंटर, यानी कि माझी होती है और सीखेगी तो पूरा घर सीखेगा, नहीं तो नहीं। और आप तो अपनी पत्नी को पढ़ाते तक नहीं, ये बहुत बुरी बात है। बस उनके मन में तो वही एक बात घुस गई, हर किसी ने अपनी पत्नी को पढ़ाना ही चाहिए। उस दिन शेठ जी घर लौटे, वही पाटी, पुस्तक, पेंसिल लेकर। मैं खाना बनाकर चूल्हा साफ कर रही थी। वो आए और आते ही मुझे पुकारने लगे, सावित्री, सावित्री। हाँ हाँ आ रही हूँ, रोटी सब्जी भी तैयार है। अरे, रोटी सब्जी छोड़ो, तुम आओ जल्दी से। बया 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 बया, आज क्या हुआ क्या है शेठ जी को? हाँ, क्या देख, देखा? अब सिखाऊंगा। क्या? लिखना पढ़ना। किसको? अरे तुम्हें। क्या? हाँ, सब कुछ। क्या मुझे पढ़ना आएगा? आप पढ़ते हैं वैसे, लिखना आएगा? शेठ
वो हंसने लगे। उन्होंने पार्टी ली और उस पर लिखा शेटर जी और कहा, दोहरा इसे। मैं तो शर्माई गई। कैसा पति है मेरा, कह रहा है दोहराओ इसे। हाँ। क ख ग घ क ख ग घ त थ द ध त थ द ध। मात्रा, आकार, उकार, इकार और वही ध्यास। क को आकार का क को आकार का बबन हाथ पकड़ो। मैं तो पूरी तरह उठ चुकी थी, लेकिन वो सामने बैठे थे। कहा, शेठ जी हाथ पकड़ो। तो आंखें दिखाने लगे, लिखने लगी चुपचाप। बे के बे, बे दूनी 4, बे तिया 8। जानबूझकर गलत लिखा। वैसे मेरा हाथ पकड़ा और लिखवाने लगे खुद। मैं तो देखती रह गई उनकी तरफ। सोचा, ये मेरे पति है या मेरे मास्टर जी। लगता था वो कहेंगे, साऊ अब बस भी करो, हाथ दुखने लगेगा। पर वो कहते थे, सावित्री लिखकर हाथ दुखने लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना पूरा करना ही होगा। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, लिखूंगी मैं और चलेगी तो आपकी ही। तो हंसने ही लगे। सच है तेरा कहना। मैं पढ़ने लगी, मैं लिखने लगी। पहले शेठ जी मुझे पढ़कर सुनाते थे, लेकिन आज एक एक वाक्य, शब्द, अक्षर मेरे लिए जीवित हुए थे। सावन का गीत गाती थी, उसे लिखती थी, खुद का नाम लिखती थी, उस पर से हाथ फेरती थी, पहेलियां बुझाकर उन्हें लिखती थी, और बाहर लोग बड़बड़ करने लगे थे। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, आई बड़ी बामन की बेटी। पर मैं लिखती थी, पढ़ती थी। पहले लिखने पढ़ने पर उनका बहुत सारा प्यार मिलता था इसलिए, पर धीरे धीरे मुझे ही अच्छा लगने लगा लिखना पढ़ना। कुछ दिन हुए और ससुर जी उनसे कहने लगे, ज्योति, हाँ, वैसे तो हमें पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है, और तू सावित्री को पढ़ा रहा है। हाँ बा, वो भी तो इंसान ही है ना। हाँ, पर औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है बेटे। औरत पढ़ेगी तो वो दुष्ट होती है, चंचल होती है, अविचारी बनती है। आबा, सावित्री पढ़कर साबित करेगी कि ये सब झूठ है। अरे, पर औरत पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाती है। देखते होती है नहीं। और ऐसा हुआ तो हम किसकी तरफ देखेंगे? जानबूझकर शहर की परीक्षा क्यों ले रहा है? ये परीक्षा होनी चाहिए, वरना सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे पता चलेगा? और बेटे, ससुर जी आगे कुछ न कह पाए और वहां से चले गए। मैंने उनको कहा, ससुर जी जो कह रहे हैं वो सच है क्या? सावित्री, मैं तुम्हें इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम खुद पढ़ लिख कर तैयार हुई हो, फिर भी वही पूछ रही हो। अब मेरा हाथ में लेकर बैठिए। किस लिए? मुझे डर लग रहा है। किस बात का? पता नहीं, पर आप मुझसे दूर मत जाइए। साहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो लोग हमें डराना चाहते, पिताजी को भड़का रहे। तुम तो कम से कम शांति से काम लो। वो दिन मैंने बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे ही बिताया। रात भर वो मुझे समझाते रहे, जो पढ़ा उसे दोहराते रहे, और सुबह का सूरज निकला एक नया विश्वास लेकर। मैंने ठान लिया, मेरा निश्चय हुआ, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं सीखूंगी। और उन्हीं दिनों पूना में बुधवार पेट में बीड़ी जी के हवेली में निचली जात की लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली गई, और सब तरफ एक ही कोहराम मच गया। आजी, अब तो शूद्र ही नहीं, शूद्रों की लड़कियां भी पढ़ने लगी। ये तो सरासर रीति है, रीति। समय बदल रहा है और क्या। अरे समय तो अपने आप चल रहा था, और पाठशाला भी चल रही थी। और ऐसे में ही अण्णा साहेब चिपळूणकर जी की हवेली में लड़कियों के लिए दूसरी पाठशाला शुरू हो गई। केशवराव भोवाळकर, जगन्नाथ सदाशिव, कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री पंडित, ऐसे सब थे कार्यकारी समिति में। विष्णुपंत थत्ते नाम का बामन तब पाठशाला में पढ़ाता था, लेकिन लोगों ने तो उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया। काम पर मत जाना, नहीं तो जाति से बाहर कर दिए जाओगे। एक सुर उठा, तुम्हारे वर्तन के परिणाम तुम्हारे बच्चों को भुगतने होंगे। दूसरा सुर पहले वाले सुर में मिल गया,
1 या 2 डर गया ना वो मास्टर जी, उसने तो पाठशाला आना ही छोड़ दिया। उस दिन शेठ जी घर लौटे वही चिंता में डूबे हुए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अजी मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी, मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी। हाँ, लेकिन तब तक पाठशाला तो बंद नहीं रख सकते। लेकिन ये लोग मन के इतने कच्चे कैसे होते हैं? होता है कोई कोई मन का कच्चा, सब सहन करना पड़ता है। पर तुम तो नहीं हो मन की कच्ची। नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी जो हूँ। अरे तो कल से तुम ही चलो पाठशाला में। किस लिए? अरे जा किताबें पढ़ तो सुनाओ, तब तो कुछ तय हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं तो क्या तुम नहीं पढ़ा सकती हो? मेरा वाक्य पूरा होने के पहले ही वो बाहर चले गए भवालकर जी के यहाँ। उन दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन भवालकर जी उसी वक्त हमारे घर आए। भाभी जी, कल से आप पाठशाला में पढ़ाओगे, ये तय हो चुका है। नहीं वो दादा, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। वो बात- भाभी जी, तय हुआ, बस तय हुआ। वो दोनों मेरी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे, फिर से बाहर चले गए और दूसरे ही दिन सुबह फरमान निकल आया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पाठशाला जाना है। मैं ना तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ भी नहीं कह सकती। पूरी तरह डर गई थी। अभी अभी लिखना पढ़ना जान रही हूँ, तो क्या बालिश समझो अपने आप को? हाँ? क्या करूं? पर काम रुक जाएगा और मेरे शेठ जी की बात कैसे टालूं? मन की तैयारी करनी होगी। हाँ, करनी होगी मन की तैयारी। मन की तैयारी की और धीक मन से घर के बाहर कदम रखा, पर मन धक धक करने लगा। मैं नीचे देखकर चल रही थी, साथ में शेठ जी भी थे, पर कोई औरत काम के लिए घर के बाहर निकले ऐसा वो जमाना नहीं था। लोग हमें घूर घूर के देखने लगे। कौन है बे औरत, सर पर पल्लू और चल रही है चमक छल्लो? फूले ने एक और औरत रख ली क्या है? मेरे पाँव ठिठकने लगे, मैं खुद को संभाल कर चलने लगी। लोग बहुत ही हमारे आगे पीछे चलने लगे। जैसे ही पाठशाला पास आई तो सब लोग समझ गए कि मैं पाठशाला जा रही हूँ, और पूरे पुणे में जैसे वार्ता फैल गई। फूले अपनी पत्नी को सिखाने के लिए पाठशाला लेकर आया। एक शूद्र स्त्री पाठशाला में सिखाने लगी है, ये तो सरासर अधपतन हो गया। भगवान भगवान कैसे होगा सबब? और पाठशाला पहुंचते ही सामने 4-5 लड़कियां देखकर मेरी जान में जान आ गई। उनसे कहा, बच्चियों, पाठशाला सिखाने का आज मेरा पहला दिन है। कैसे सिखाते, क्या क्या सिखाते, ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे आता है वो आपको बताने आई हूँ। अजी आज तक पढ़ मायके के बाद शेठ जी के साथ ही की थी, पर कुछ तो बोल सकी। तो सुबह ये पाठशाला और शाम को घर में पाठशाला में कैसे सिखाया जाता है ये सीखने की मेरी पाठशाला शुरू हो गई। ये सिलसिला तो रोज का ही हो गया। अरे मेरे सिखाने से लोग बहुत ही बातें करने लगे, तो मैंने एक बार शेठ जी से कहा भी, अजी मेरे सिखाने से अगर इतनी चर्चा हो रही है तो देख लीजिए दूसरा मास्टर जी, तब तक करूंगी मैं काम। अरे जब मैं पढ़ रहा था तब भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे गला फाड़ कर। और मुफ्त का मास्टर जी अच्छा ही होता है क्यों? जब मैं पाठशाला सिखाने के लिए जाती तो लोग खिड़की दरवाजे पर खड़े हो जाते, बुरी बुरी गालियां बकते। अब पाठशाला पहुंचते ही मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद करना शुरू कर दिया। बंद कमरे में नीति बुद्ध वाचन, भौगोलिक जानकारी, हिसाब किताब, मराठों का इतिहास पढ़ाना, ये सब काम चल रहे थे। और बाहर शेठ जी महार मोची मांगों की बस्ती में जाते थे और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते थे। अजी हाँ, एक शूद्र स्त्री पाठशाला में सिखाने लगी है, महाभयंकर। कुछ ज्यादा ही घमंड आने लगे छोटे लोगों में। अजी हाँ। औरत होकर इतना घमंड अच्छा नहीं है। इन लोगों को अभी नहीं कुचला तो ये लोग हमारे सर पर बैठेंगे रांडीचे। इस औरत को घर बिठाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत चर्चा। एक औरत सिखा रही है,
मानो के जैसे जंग छिड़ गई है। लेकिन डरने से कुछ नहीं होने वाला था। आज की तरह राजनीति से छूटने वाली ये पहेली नहीं थी। खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाले रास्ते में छेड़छाड़ करने लगे। कोई बाजू से जाता था, थूकता था। कोई सामने से आता था, फूंक करता था। अजय सीधी सादी शादीशुदा औरत में डर के मारे कांपती थी। एक दिन किसी ने कीचड़ फेंका मेरे ऊपर, तो एक बार किसी ने पत्थर मारा मेरे सर पर। एक दिन मेरे आगे पीछे दो चार इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। क्या करूं? डर के मारे मैं कांपने लगी। चुपचाप खड़ी रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा और सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए बोली, भगवान मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। भगवान आप सबको क्षमा करे, आप सबका भला करे। और मन में भगवान का और इनके नाम का जप करने लगी। चुपचाप सब लोग वहां से हट गए, लेकिन पाठशाला पहुंची तो भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और दूसरे दिन से शेर जी ने मेरे साथ एक सिपाही देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने समाज के बंधन नहीं माने थे, धर्म के बंधन उखाड़ कर फेंके थे। इस वजह से पूना में गुस्से की लहर उठी थी। नहीं, कई लोग तो मानते थे कि मैंने राष्ट्र का अपमान किया है। अब एक औरत पाठशाला में सिखाने लगी है, इस वजह से पूना का माहौल क्यों बिगड़ने लगा? लेकिन आजकल तो किसी भी बात पर कोई भी संतप्त हो जाता है, अपनी आवाज उठाता है। लेकिन जब सच में जरूरत हो तब शांत रहता है, ये देखकर चिढ़ाती है। अब लहू जी बुआ मांग और राणबा महर जैसे लड़कियों को पाठशाला पहुंचाते थे, वैसे ही मुझे भी साथ दे रहे थे रास्ते में। अब पाठशाला के काम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता पेट, ये ताड़ पेट, बुधवार पेट। घर का काम होने के बाद मैं पढ़ने बैठती थी, लिखने बैठती थी। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो ससुर जी मेरी तरफ बस देखते रहते थे। उनके मन में क्या चलता था ये कभी मैं जान नहीं पाती थी। एक रात ऐसा ही हुआ, ससुर जी का खाना हो गया, बर्तन ढककर मैं पढ़ने बैठी तो ससुर जी दरवाजे पर जाकर ही खड़े हो गए, उनकी राह देखते बैठे। वो जब आए तो बहुत रात हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। ये पिताजी को जागते हुए देखकर बोलने लगे, पिताजी कितनी देर हो गई है, सो जाइए अब। देर हो गई है ना? हाँ? तो तू इतनी देर से आएगा तो मैं जागूं तो क्या हुआ? हवा, आपकी उम्र तो देखिए। उम्र की बात छोड़, तू क्यों अपने पीछे ये बला लगा रहा है? भला? हाँ? बला? तुझे पाठशाला से निकाला था, वापस दाखिल किया। यही शायद मेरी गलती हो गई। इस घर में पैदा होकर तू पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन अब तू सावित्री को भी पढ़ा रहा है। हवा, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे कुछ मत बता। समाज जिस बात की मनाही कर रहा है वही बात तू कर रहा है। क्यों? किस लिए? रोज बगीचे में मुझे मिलने के लिए लोग आते हैं। पहले तो सीधी तरीके से बातें करते थे, बाद में धाक फटकार की भाषा शुरू हुई और अब तो मारामारी पर उतर आए हैं लोग। हवा, किसने क्या काम बताइए? नहीं, क्या करना है तमाशा बड़ा कर। अरे कैसा तमाशा हवा? अरे मैं जो काम कर रहा हूँ उसे दिल दुखियारे लोग जाग उठेंगे। जाग उठेंगे बाबा, जाग उठेंगे, लेकिन तूने मेरी बहू को चौखट के बाहर क्यों निकाला? अरे क्या हुआ उसे? सावित्री पढ़ेगी, औरों को पढ़ाएगी, तभी तो बाकी औरतों से कह सकते हैं चलो उठो, सीखो, अपना दिमाग चलाओ। अरे क्यों चलाना है अपना दिमाग? जो है वैसे ही जीना क्यों नहीं मान लेते तुम लोग? खामखा सर का बोझ बढ़ा रहे हो। हवा, मेरे लिए मेरा काम ही महत्वपूर्ण है। हम सब इंसान हैं, तो एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ क्यों माना जाता है? औरत को कम दर्जा क्यों देते हैं? और अब मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है हवा, इसके आगे मैं कुछ और नहीं सोच सकता। देख, ये काम की बात ना तू मुझे मत बता। तू कर तुझे जो करना है, लेकिन सावित्री उसको बाहर मत लेके जा। हवा देख, मैं तेरे साथ बहस नहीं करता, क्योंकि तू जो कहता है वो सच भी लगता है रे। पर जब चार लोग मिलते हैं ना बाहर, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हवा, मेरी जान चली जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं काम नहीं बंद करूंगा, वरना समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा।
ज्योति तू कर तुझे जो करना है, पर सावित्री सावित्री भी अपना काम चालू ही रखेगी। एक बार डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। अब हम नहीं रुक सकते। ज्योति, ज्योति मैं क्या करूं? मेरे जैसा बाप आखिर कर ही क्या सकता है? ओखली में सर दे बैठा हूं, ऊपर से बस घाव ही घाव पड़ रहे हैं। ज्योति, ज्योति आज मैं बाहर लोगों को जबान देकर आया हूँ। एक तो वो दोनों पाठशाला का काम छोड़ देंगे, या तो घर। तुझे कैसे कहूँ ये घर छोड़ दे? सावित्री को भी ऐसे कैसे कहूँ? पर ससुर जी आगे कुछ बोल न सके, अंदर चले गए। मैं तो रोने ही लगी। थका हुआ खाना वैसे ही पड़ा रहा और मैं रात भर आमने सामने बैठे चुपचाप। जब मुर्गे ने बांग दी तब वो बोले, थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह उठकर घर छोड़ना है। कैसी नींद, कहा की नींद? सत्य सत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता। सुबह होते ही 2-4 कपड़े लिए और ससुर जी के पैर छुए और मैं तो रोने ही लगी। ससुर जी भी रो रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। जिस घर में मैं पढ़ना सीखी, लिखना सीखी, उस मेरे अपने घर को आज मैं छोड़कर जा रही थी, कभी भी वापस न लौटने के लिए। कदम डगमगा रहे थे पर घर छोड़ा। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था और बाहर लोग बड़बड़ कर रहे थे। इस भूले ने खुद घर छोड़ा तो छोड़ा, साथ में अपनी पत्नी को लेकर छोड़ा। अरे कहाँ उतारेगा ये पाप का बोझा? अरे हम खुद ही हमारी पाप की गठरी बांध रहे थे। इनके कुछ दोस्त और उनकी बीवियां भी हमारा साथ दे रही थी। उस्मान भाई शेख और फातिमा शेख, इन दोनों भाई बहनों ने कुछ दिन के लिए उनके घर में हमें आश्रय दिया। इंसानी इंसान को गिराता है और इंसानी इंसान को ऊपर उठाता है। अब तो क्या, हम ही हमारे और हमारे ही काम। कुछ दिनों के बाद हम हमारे खुद के घर में रहने के लिए चले गए। फिर हमारे घर में चर्चाएं होने लगी, काम बढ़ने लगा, बाहर मोची मांगों की बच्चियां भी पढ़ने लगी। पर आज भी गांव में लड़कियां पढ़ाई छोड़कर घर संभालती या फिर घर के छोटे बच्चों को संभालती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? सभी को पढ़ना लिखना चाहिए। तब की एक बात याद आ रही है। मैंने पाठशाला में बच्चों को निबंध लिखने को कहा था। रखमा होगी कुछ 11-12 साल की, लिख कर हुआ तो झट से उठी और जोर से पढ़ने लगी। रखमा, निबंध का नाम मैं और मेरा धर्म। बामन लोग कहते हैं सिर्फ हम ही वेद पढ़ सकते हैं, तो इससे ये